गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। मुझे उम्मीद है तुम बहुत अच्छे से होगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। इसके पहले के वीडियोस तो तुमने जरूर देखे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान के अगले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये है अध्याय नंबर 4, दहन और ज्वाला। और इसे भी हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं, हर एक लाइन को पढ़ेंगे। और यहाँ एकदम खासम खास बात है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स कराए जाएंगे, सारे वन लाइनर्स में कराऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन आंसर पॉसिबल होते हैं इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, कुछ को याद भी करेंगे, कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा। मतलब बहुत मजा आने वाला है तुम्हें यदि ये पूरा वीडियो तुम देखोगे। वीडियो को देखने के पहले सुन लो, 1.5x फास्ट करके वीडियो को देखो तो ये वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा, सारी चीजें समझ में भी आएंगी। बात है कि हमारा चैप्टर का तो नाम बताइए सर। तो चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। यहां पर बहुत सारी चीजों को हम लोगों को देखना है। सबसे पहले बोलता है, हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। भाई, वाहन को चलाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाएगा? ईंधन का। उद्योगों में किस चीज का उपयोग किया जाता है? ईंधन का। घर में किस चीज का उपयोग करते हैं? ईंधन का। तो इस ईंधन का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे वाहनों में इंजन को चलाने के लिए, घरों में भोजन को पकाने के लिए, या फिर रोशनी के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं हम लोग? ईंधन का। और इसके पहले के चैप्टर में भी ईंधन से काफी सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे घर में कौन कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियों को चलाने में कौन सा ईंधन काम आता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम देख सकते हो। तो घरों में हम लोग एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, या फिर किसी के घर में लकड़ी से खाना पकता है तो लकड़ी का यूज करते हैं, या कोयले का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से उद्योगों में भी हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं, या फिर उद्योगों में पेट्रोल, डीजल, इन सब का भी उपयोग किया जाता है। तो यहां देख सकते हो। और मोटर गाड़ियों में तो भाई पेट्रोल, डीजल, ये तो सिंपल सा है। सीएनजी का नाम भी सुना होगा। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, हाँ ये सारे थे। काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? ईंधन के लिए। क्या इसमें कोई शंका और दिक्कत है? नहीं, ये तो सब सुनी हुई बातें हैं, तुम भी जानते हो इनके बारे में। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन को जलने में क्या अंतर है? भाई, जब मोमबत्ती जलेगा और कोयला जलेगा तो इसमें क्या अंतर है? क्या तुम बता सकते हो? तो जब मोमबत्ती जलता है तो हमें क्या मिलता है? प्रकाश ऊर्जा मिलेगा। और कोयला जलेगा तो हमें ऊष्मा ऊर्जा मिलेगा। ये सब चीज यहां पर तुम सोच सकते हो, खुद से भी सोच सकते हो ना। शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, और ज्वाला के साथ जलती है, इस कारण हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। जबकि कोयला को जलाओगे तो शुरुआत में तो ज्वाला मिलेगा, लेकिन बाद में वो ज्वाला शांत हो जाएगा और फिर इससे हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। क्या तुमने कोयला को जलते हुए देखा है? देखो, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड होती हैं। यदि तुमने कोयला को जलते हुए देखा होगा तो जरूर ये चीजें मुझे नहीं पढ़ानी पड़ेगी, तुम खुद इसको आंसर कर सकते हो। हाँ, मोमबत्ती का जलना तो बिल्कुल देखा होगा भाई कि मोमबत्ती क्या है? एक ज्वाला के साथ जलता है, जिसमें से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको जलाने पे ज्वाला उत्पन्न होता है, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको जलाने पर हमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होता। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। अब यहाँ पर हमें कुछ ज्वाला संबंधित चीज समझना है। सबसे पहला चीज पूछ रहा है कि दहन क्या है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन की क्रियाकलाप का स्मरण करिए। तो कक्षा 7 में हम लोगों ने मैग्नीशियम के दहन को देखा था।
हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो बच्चा लोग, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम क्या होता है, जलता है और जल कर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। इससे हम लोगों ने क्या सीखा, जो मैग्नीशियम है वह किसकी उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यानी जलने की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस बात को हमें याद भी रखना है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयला मतलब लकड़ी का कोयला। कास्ट कोयला के टुकड़े को संडासी से पकड़कर क्या करना है, उसे मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर तुम्हारे प्रयोगशाला में होगा, तुम इसे देख सकते हो, उसके ज्वाला के निकट हम लोगों को ले जाना है। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो यहां से तुम्हारा प्रश्न आ सकता है कि भाई यदि कास्ट कोयला को जलाया जाएगा तो क्या होगा। तो हम बोलेंगे जब कास्ट कोयला को जलाया जाएगा तो वायु में जलकर, अब वायु में किस चीज के संपर्क में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश हमें देता है। तो ये सब पॉइंट्स अब हमें क्या करना है, याद कर लेना है। तो ये देखो मैग्नीशियम के दहन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें मैग्नीशियम जला करके दिखा दूं ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों तुम यहाँ देख सकते हो, ये मेरे पास मैग्नीशियम का रिबन है। ये देखो रिबन इस प्रकार का होता है। अब मैं इसे जलाने का प्रयास करता हूँ तो तुम इसे देख सकते हो, ये जलेगा तो कैसा ये जलता है। ये देखो ये सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। इसको जलने में थोड़ा लेट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ नहीं किया है। ये देखो ये ऐसे मैग्नीशियम रिबन जलेगा, जैसे तुम्हें मैंने दिखाया इसी प्रकार से जलता है। और जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है तो फिर हमारे पास देख सकते हो, यहाँ मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम का, ये देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो राख मिला है ना, ये राख जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख है। ये सफ़ेद रंग का होता है। तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे मैग्नीशियम को जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम को देखोगे यहाँ जलाया जाएगा तो ये श्वेत ज्वाला के साथ जल रहा है, जैसा तुमने यहाँ पर देखा। तो अब हम यहाँ से सीखेंगे कि भाई दहन क्या होता है। तो देख सकते हो यह वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसे हम दहन कहते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि दहन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, वर्ड्स पर ध्यान देना। यहाँ बोला जा रहा है, वायु नहीं बोलता है, बोलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो वायु में देखोगे कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और भी गैसेज हैं, H2 वाष्प के रूप में है। तो वायु में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता है तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, यह वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, इसे हम दहन कहते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत टफ मुझे लग रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो इसको काट दो यहां से, ऐसे लिखो कि वह प्रक्रम या फिर वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उसे दहन कहते हैं। ये लिख सकते हो ना। देखो एकदम एग्जैक्ट यही चीज़ों को लिखना एग्जाम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तुमने उस चीज़ को, उसकी मेन पॉइंट्स को लिखा या नहीं लिखा, वो महत्वपूर्ण होता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। यानी कि वैसा पदार्थ जो कि जलेगा उसे हम लोग दाह्य कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई पत्थर है, तो पत्थर को हम लोग जलाएंगे तो क्या वह जलेगा, तो आंसर है नहीं। तो वह दाह्य पदार्थ नहीं है, इसे ईंधन भी कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसे हम लोग उसका जला करके ऊष्मा प्राप्त करेंगे और क्या प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग ईंधन कहते हैं। ईंधन कैसे हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, द्रव लकड़ी भी हो गया, द्रव हो गया जैसे कि पेट्रोल डीजल, गैस हो गया जैसे कि CNG LPG।
ये सारे ईंधन हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो मैंने क्या बताया कि जब ईंधन को दहन किया जाता है तो इससे हमें ऊष्मा मिलती है और साथ ही साथ प्रकाश भी प्राप्त होता है। यानी कि कुछ ईंधन को हम लोग जलाएंगे तो लौ के रूप में प्रकाश भी हमें मिलता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह्य पदार्थ हैं। तो मैग्नीशियम क्या है? दाह्य पदार्थ है, क्योंकि वो जल रहा है, और काष्ठ कोयला भी जल रहा है, इसलिए वह भी क्या है? दाह्य पदार्थ है। क्या तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? मुझे तो उम्मीद है कि जरूर समझ में आ रही होंगी। चलो अब आगे देखते हैं। यहां देखो क्रियाकलाप बोलता है स्ट्रॉ लीजिए, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य लिखिए, अन्यथा अदाह्य लिखिए। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ दाह्य नहीं होते। जैसे स्ट्रॉ को लोगे, पाइप, स्ट्रॉ मतलब क्या हो गया? ये जो प्लास्टिक का पाइप जिससे नहीं हम लोग क्या कहते हैं उसको, माजा वगैरह पीते हैं, उसी को स्ट्रॉ कहेंगे। माचिस की तीली लो, मिट्टी का तेल लो, कागज लो, ठीक है। ये सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे? दाह्य पदार्थ कहलाएंगे, क्योंकि इनको जलाने पर ये जलता है, ऊष्मा देगा या प्रकाश देगा। लेकिन यदि लोहे का कील लो, पत्थर का टुकड़ा लो, शीशा लो, ये नहीं जलेगा। यानी कि ये दाह्य पदार्थ नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो अदाह्य लिख दिया है, ठीक है। इस प्रकार से इसको तुम खुद से भी कर सकते हो, लेकिन जलने का खतरा है तो ऐसा गलती नहीं करना। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य है? बिल्कुल, ये जो देख रहे हो प्लास्टिक का जो सामान होता है वो सब क्या होता है? दाह्य होता है। आप इन्हें सारणी इसमें जोड़ सकते हो। तो भाई बहुत सारे पदार्थ, जैसे कपड़े भी क्या है? दाह्य हैं तुम्हारे। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। अब किस परिस्थिति में दहन होगा, दहन के लिए क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं, तो यहां पर क्रियाकलाप देख सकते हो। तो दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ये तुम जान लो, और वायु में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसे हम लोग कैसे बता पाएंगे? देखो, तो क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती को लेना है और उसको मेज के ऊपर हमें रखना है। लेकिन इसको जब रखना है तो देखो कैसे कैसे रखना है। बोल क्या रहा है? कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए। ये देखो, ये पहला वाला बता रहा है कि कैसे हम लोग को रखना है। ऐसे रखना है जिससे कि हवा इसके अंदर जा सके। यहां देखो क्या बोल रहा है, वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। ये पहला तुम देख सकते हो यहां पर। अब क्या बोल रहा है, चित्र 4.21 हो, तो यहाँ लकड़ी का गुटका रख दो, इसमें कांच का ये इस प्रकार से चिमनी हम लोग रखेंगे, और ये तुम्हारा लकड़ी को रखेंगे, और ये जलती हुई मोमबत्ती को रखेंगे। बोलता है कि देखिए ज्वाला को क्या होता है, तो ज्वाला यहाँ पर अच्छे तरीके से जल रहा है। जब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दिया जाता है, पुनः ज्वाला को देखिए, तो अब ज्वाला को देखेंगे तो यहाँ पर वायु जो है वो क्या होगी, एक सीमित रूप में मिलेगा, तो ये उतना अच्छा से नहीं जलेगा। अंत में कांच की प्लेट को चिमनी के ऊपर रख दीजिए, तो हम देखें कि थोड़ी देर बाद वो जलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तीनों स्थितियों में क्या देखा, तीनों स्थितियां जो हम लोगों ने देखा वो मैंने बताया अभी। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? बिल्कुल, अंत में ये बुझ जाएगी। क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? बिल्कुल, अंत में ये धुएं के साथ बुझ जाएगी। क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? नहीं, इस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब पहले में बहुत अच्छे से जलेगा, दूसरे में हल्का धुएं के साथ जलेगा, और तीसरे में धुआं करते हुए ये बुझ जाएगा। इसका मतलब है कि तीनों में अलग अलग कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगा, यानी यह अप्रभावित नहीं रहेगा। क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, पहले में वायु पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, दूसरे में वायु अपर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और तीसरे में वायु मिलना ही बंद हो जाता है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, बस ये याद रखना है हमें। वायु में क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है। अवस्था ए की बात करें, मोमबत्ती आराम से जलते रहता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे तरीके से
वायु मिल रहा है, चिमनी के नीचे से प्रवेश कर सकता है, ऊपर से निकल रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से जल रहा है। जबकि अवस्था में बी में चिमनी के नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पा रहा, ज्वाला में कंपन होता है और हल्का धुआं के साथ वो जलेगा। तुमने अभी अपने घरों में भी देखा होगा कि जब अच्छे से हवा नहीं मिलेगा तो उसमें धुआं निकलने लगता है, ऐसा तुमने देखा है? अरे बिल्कुल, यदि तुमने जलाया होगा तो जरूर देखा होगा। या फिर तुम ऐसे गैस में भी देख सकते हो कि गैस में बहुत सारा छिद्र बनाया होता है, बर्नर में उसका देखोगे। वो क्यों बनाया जाता है? ताकि उसको अच्छे से हवा मिल सके। यदि हवा वहाँ गैस के बर्नर में भी हवा नहीं जा पाएगा तो तुम देखोगे कि यदि तुम कढ़ाई चढ़ा रहे हो तो कढ़ाई काला हो जाएगा तुम्हारा। देखा होगा तुमने ना? नहीं देखा तो इस पर ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा एलपीजी गैस वो सही से फिर नहीं जल पा रहा है। क्यों नहीं जल पा रहा है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि तुम जो उसके ऊपर रखोगे वो बर्तन भी काला होने लगेगा। हालांकि नॉर्मली तुम देखोगे कि गैस पर जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वो बर्तन काला नहीं होता है। और तीसरा अवस्था में तो भाई वो धुआं आते आते बुझ ही जाएगा, ये तो तुम समझ ही रहे हो। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी प्रकार का एक दहन है? तो जो सूर्य में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है वह हम लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं। तो जो सूर्य है उसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, यानी कि वहाँ पर जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे कि काफ़ी मात्रा में वहाँ ऊर्जा निकलती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो हमारा सूर्य है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये याद रखना। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। इसके बारे में आगे चल के और तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तो मैंने 2 लाइन तुम्हें यहाँ बता दिया। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले को जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तावे पर रख दीजिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि जलना बंद क्यों हुआ? जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी इसका मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पर बंद हो गया है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को वस्त्र आग पकड़ लेता, मतलब किसी के कोई आदमी है उसमें आग लग गया, तो आग को बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या ऐसा तुमने सुना है? हालांकि ये कंबल से ढकना ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि पानी से उसको बुझाया जाए, है ना। तो कंबल से ढकने का क्या अर्थ हुआ कि कंबल से जैसे ही उसको ढक देंगे यानी ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया जाएगा। कहीं से ऑक्सीजन के संपर्क में वो नहीं रहेगा तो उसका जो आग है वो बुझ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हवा का जो संपर्क है वो टूट सके। किस चीज से? उस व्यक्ति के कपड़ों से या व्यक्ति से, जिससे कि वो आग बुझ सके। कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। अब इसी प्रकार से तुम YouTube पर कई वीडियो देख सकते हो कि जैसे हमारा एक सिलेंडर गैस है, इस सिलेंडर गैस में आग लग जाता है तो उसको भींगे हुए कपड़े से अच्छे से लपेट देने पर यह आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। ये YouTube पर जरूर देख लेना, यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये सब सावधानियां हैं। इन सावधानियों को जानने से हम अपने जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। बोलता है, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? तो भाई माचिस की जो तिल्ली है उसको जलाने के लिए हम लोग घर्षण उत्पन्न करते हैं। घर्षण के द्वारा माचिस की तिल्ली जलती है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली उसके पास लाते हैं तो यह जल उठती है। यानी कि जो कागज है उसको जलाना है या अन्य पदार्थों को जब जलाना है हमें, तो उसके लिए एक जलते पदार्थ का होना यहाँ पर आवश्यक है। क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? तो बात है कि वो लकड़ी फिर किस प्रकार का है। यदि वो लकड़ी माचिस के तीली के जैसा है तब तो वो आग पकड़ लेगा, लेकिन यूजुअली इतने आसानी से वो लकड़ी आग नहीं पकड़ेगा।
तो लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? तो अब हमें वहां लकड़ी को जलाना है या कोयले को जलाना है तो हमें मिट्टी का तेल उपयोग करना पड़ता है। सिर्फ माचिस का तीली ले जा करके हम उसे नहीं जला सकते। हालांकि माचिस के तीली से हम लोग सीधे सीधा ले जा करके कागज को जला सकते हैं। तो कागज तो जल जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा, डीजल जल जाएगा, मिट्टी का तेल जल जाएगा, लेकिन लकड़ी और कोयला उतना आसानी से नहीं जलेगा। इसको अब हम लोगों को यहाँ पर सीखना होगा कि ऐसा क्यों होगा। क्या आपने जंगल में लगने वाले आग के बारे में सुना है? ये देखो, जंगल में आग लगी। क्या बोलता है? गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। तो आखिर ये कैसे लगता होगा? बिल्कुल वहां घर्षण के कारण ये आग लगता होगा। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? ये हमें याद रखना है कि जो अलग अलग पदार्थ है वो अलग अलग ताप पर क्या पकड़ता है? आग पकड़ता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अब आ गया हमारा कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है और जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वलन ताप। और यही कारण है जो अब लोगों ने लिस्ट अभी बनाया था, तो कुछ पदार्थों का ज्वलन ताप क्या है? बहुत कम होता है। जैसे पेट्रोल का, केरोसिन तेल का, मिट्टी का तेल समझ रहे हो ना, केरोसिन तेल, तो वो तुरंत जल जाएगा। लेकिन वही अब हम लोग कोयले को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जलता है? क्योंकि हम लोग वहां से घर्षण उत्पन्न करते हैं। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग याद भी कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा माचिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। तो जो भी चीज़ यहाँ पर पुरानी बातें लिखी हैं उसे हमें याद नहीं करना है। तो बोलता है 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। तो क्वेश्चन तो यहाँ बन ही सकता है कि भाई सबसे शुरुआत में ये जो माचिस का प्रचलन चला कहाँ चला? तो मिस्र में। किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो गंधक का उपयोग किया जाता था और चीड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। तो आधुनिक में जो माचिस होता है वो उसका विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? 200 वर्ष पूर्व हुआ है। इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। यहाँ पर किस चीज का होता था? जैसे माचिस का ये तीली है, इसका जो सिरा है, इस पर किस किस चीज का यूज किया जाता था? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड था, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण यूज किया जाता था। जब इसे किसी खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण के कारण कुछ ऊष्मा निकलती थी जिसके कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। ध्यान देने का बात है कि यहाँ पर जो माचिस यूज होता था उसमें श्वेत फास्फोरस यूज होता था और श्वेत फास्फोरस को थोड़ा सा ऊष्मा मिलता था तो वो जल उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। लेकिन बोलता है कि श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। अब ये फास्फोरस हमें दो रूपों में मिलता है, एक तो होता है लाल फास्फोरस और एक होता है श्वेत फास्फोरस। तो यहाँ पर जो पहले यूज होता था वह श्वेत फास्फोरस का यूज किया जाता था और जो श्वेत फास्फोरस का यूज किया जाता था तो वो हानिकारक होता था, जो माचिस बनाते थे उनके लिए भी और जो उपयोग करते थे उनके लिए भी। आजकल तो कैसे माचिस में क्या क्या यूज किया जाता है? तो आजकल माचिस के सिरे पर, यानी ये जो माचिस का सिरा है इस पर क्या रहेगा? तो इस पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। इसे अब याद कर लेना है। देखो जो बीच वाला है उसके हमको याद नहीं करना। अब जो मैं बता रहा हूं उसे हम लोग को क्या करना है? याद करना है कि आजकल
जो माचिस हमारे पास है, ये देखो मेरे पास एक माचिस है, मैं दिखा रहा हूं यहाँ, ये देखो ये है मेरे पास माचिस। तो इस माचिस में देख सकते हो, ये माचिस का यहाँ पर तीली है, ये देखो तीली है। तो तीली पर क्या बोलता है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये देखो ये जो तीली दिख रहा है तुम्हें, इस पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। और ये जो रगड़ने वाला देख रहे हो, रगड़ने वाला जो सतह है, इस पर कांच, मतलब कांच को चूर्ण करके लगाया जाता है और साथ ही साथ लाल फास्फोरस का यूज होता है। एक क्वेश्चन यहां से देख सकते हो कि भाई पहले किस फास्फोरस का यूज होता था? श्वेत फास्फोरस, जो कि हानिकारक था। लेकिन अब कौन सा फास्फोरस यूज होता है? तो लाल फास्फोरस, जो कि उतना हानिकारक नहीं है। बोलता है वह कम खतरनाक होता है। तो अब माचिस की क्रियाविधि है, कैसे माचिस जलता है? तो बोलता है जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है, यहां जैसे मैंने बताया इसका सतह क्या है? खुरदुरा है। तो जब तीली को इस पर रगड़ा जाता है तो इसमें क्या है? देखो ये जो सतह है लाल लाल दिख भी रहा है, भूरा भूरा, इस पर लाल फास्फोरस लगा हुआ है। तो ये जो लाल फास्फोरस है वह श्वेत फास्फोरस में बदलने लगता है जब इसको हम लोग रगड़ते हैं। और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करता है, जिससे पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और इससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो यही चीजें लगी है, क्या लगी है? लाल फास्फोरस लगा है और कुछ यहाँ पर क्या लगा है? सीसा का चूर्ण लगा हुआ है। बाकी हमारा जो तीली है उसमें पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लगा हुआ है। क्या इस बात को याद है? ये याद कर सकते हो? इसे याद करना पड़ेगा। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट याद हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। मैंने बताया भी तुम्हें। तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप क्या बोलता है? जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। ज्वलन ताप हम लोगों ने देखा कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर वो जलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। तो जब तक ज्वलन ताप तक वो नहीं पहुंचेगा, नहीं जलेगा। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाले बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते। ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं, ये क्या बताया जा रहा है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आग तब पकड़ेगा जब उसको उस तरीके का ज्वलन ताप मिलेगा, जब वहां तक वो पहुंचेगा तब उसमें आग पकड़ेगा। जैसे मिट्टी का तेल रखा हुआ है तो क्या कमरे के ताप पर वो जलना शुरू करेगा? नहीं। क्या लकड़ी कमरे के ताप पर जलना शुरू करेगा? नहीं। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। देखो ये बात यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बताया गया कि यदि मिट्टी के तेल को गर्म करोगे तो ये अब जा करके तुम्हारे घर में मिट्टी तेल यानी कि केरोसिन तेल रखा है उसको जाके गर्म मत करने लगना, बस यहाँ पढ़ लो। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? ये तो तुम जानते ही हो कि जो केरोसिन है उसका ज्वलन ताप काफी कम होता है, लकड़ी से भी कम होता है। इसी तरीके से जो पेट्रोल होता है उसका भी ज्वलन ताप कम होता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी सावधानी से रखना है। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना चाहिए, यानी उसके ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा तो अपने आप उसमें आग लग सकता है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन ऐसा नहीं है, तब तक उसमें कोई आग नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देकर तुमको दिखाया जा रहा है। ये देखो, ये है सिंपल कागज, नहीं ये है सिंपल कागज और इस कागज में पानी भरा हुआ है। ये देखो इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो सिंपल कागज और पानी भरे हुए कागज को दोनों को हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ज्वाला में इसको जलाएंगे, गर्म करेंगे। मतलब ये मोमबत्ती जला दिया है, मोमबत्ती की ज्वाला में इसको क्या करेंगे? हम लोग गर्म करेंगे। तुम देखोगे कि ये जो कागज है तुरंत ही जलना प्रारंभ कर देगा।
भला क्यों? क्योंकि इस ये ज्वलन ताप इसको वहां पर मिल गया है, वहां तक वो पहुंच गया है और ये जलना प्रारंभ करेगा। लेकिन जो जल है, जिसमें जल है, वह तुरंत नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वह ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस कारण से कागज के खाली कप का क्या होता है, वो तुरंत जलने लगता है। जल युक्त कागज के कप का क्या होता है, वो उस प्रकार से नहीं जलता है। क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? बिल्कुल गर्म हो जाएगा। ठीक है। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? बिल्कुल हम लोग सोच सकते हैं कि वह ज्वलन ताप पहुंच ही नहीं रहा है जिससे कि वह कागज जल सके। कागज के कप की दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। अब इसका और अच्छा से स्पष्टीकरण यहाँ पर बता रहा है कि जो कागज को ऊष्मा दे रहे हैं, वह कागज से ऊष्मा कहाँ चला जा रहा है? उसके जल में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी लिख सकते हैं कि जो कागज को ऊष्मा दी जा रही है, वह एक्चुअली कहाँ पहुंच जा रहा है? जल में। जिस कारण से जो कागज है, वह जलन ताप तक उसका जो गर्मी है वह पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो वह जलेगा भी नहीं। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यहां से क्वेश्चन है कि ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। अब तुम्हें ध्यान देना है कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो उसमें टर्म्स हमें ध्यान देने हैं। जैसे इस आंसर को लिखने के लिए हमें ज्वलन ताप वर्ड को यूज करना पड़ेगा। अब एग्जाम में तुम आंसर लिख रहे हो, ज्वलन ताप वर्ड ही ना लिखो तो क्या तुम्हें नंबर मिल जाएगा? तो आंसर है नहीं, फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो बोलता है जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, यानी कि जो आंसर है ज्वलनशील पदार्थ, इसका आंसर में बस एक ही वर्ड हमें लिखना है, ज्वलन ताप कम। ज्वलन ताप कम, ज्वलन ताप कम। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है, मतलब कम ताप पर ही वो आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम लोग ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है पेट्रोल, मैंने जैसे बताया बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी आदि। अब ये जो चीजें हैं, इनसे हमें बहुत सुरक्षित रहना चाहिए और बहुत अच्छे से इसको हैंडल करना चाहिए, नहीं तो आग भी लग सकता है। ये तुमने देखा भी होगा। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल। जो परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं वो भी बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो बहुत ध्यान से ही परफ्यूम वगैरह का भी यूज करना चाहिए हमें, समझ रहे हो ना। अब देखो, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। अब आग यदि लग जाए तो उस पर नियंत्रण कैसे पाएंगे? तो एक तरीका हम लोगों ने देखा था कि जब आग लगेगा तो उसको ऑक्सीजन से यानी हवा से उसका जो संपर्क है उसको तोड़ देंगे। हवा संपर्क को तोड़ने के लिए हम लोगों ने देखा था कि कैसे चादर, भींगे हुए चादर का उपयोग करेंगे या फिर कंबल का उपयोग करेंगे। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा? जरूर भाई, ये तो बहुत आम बात है। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोट कॉपी में लिखिए, यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ बांटिए। ठीक बात है। आगे देखते हैं क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो, फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर यहाँ पर क्या कर रहा है? आग बुझा रहा है। तो ये देख सकते हो फायर ब्रिगेड, जैसे तुम जानते हो। क्या आपके शहर, नगर निगम में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? ये अपना पता करो। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, ये सारा चीज तुम पता करो। वह आग पर जल डालती है। जल क्या है? जल मतलब पानी, जो कि ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। मतलब उसको जब ठंडा कर देगा तो उसका जो ज्वलन ताप है वह क्या हो जाएगा, मतलब वो जो वस्तु है उसका जो ताप है, मतलब वो जल रहा है मान लो, तो वो बहुत गर्म है, तो इसमें पानी हम लोग डाल देंगे तो इसका जो ताप है वह कम हो जाएगा। और कितना कम होगा? तो ज्वलन ताप से भी कम हो जाएगा, इसलिए इसका आग बुझ जाएगा। ऐसा करने से आग फैलना रुक जाता है। अरे भाई सिंपल सा बात है। मान लो कहीं कपड़े में आग लग गया है, कहीं लकड़ी में आग लग गया है, आग नहीं भी लगा है तो तुमने देखा होगा कि घरों में
जहां पर लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर लकड़ी में तो आग हम लोग खुद लगाते हैं, और इस आग को बुझाने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इस आग को बुझाने के लिए हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं। ऐसा देखे हो कि नहीं देखो, और बहुत बार देखे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो आग जल रहा है इसलिए क्योंकि लकड़ी उस ज्वलन ताप पर पहुंच चुका है, जिस कारण वो लकड़ी भद 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 जल रहा है। यदि हम पानी डाल देंगे तो वह उसका ताप वहां पर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वो, तो फिर वो नहीं जल पाएगा। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाता है। इसी के साथ वहां पर वो जो पानी डाला वो गर्म होगा, गर्म होकर जलवाष्प बनेगा, वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेगा, जिससे कि वायु आपूर्ति बंद हो जाएगी। हम लोगों ने देखा जलने के लिए क्या चाहिए, वायु की आपूर्ति चाहिए, और वायु यानी वहां पर नहीं आ पा रहा है तो फिर वो जलना बंद हो जाएगा और आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि आग बुझने के प्रक्रिया को बताएं। तो ये प्रक्रिया हम लोग लिख सकते हैं कि आग कैसे बुझेगा। तो यदि कुछ नहीं आ रहा है तो सिंपल सा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आग के चारों ओर यदि वायु का संपर्क टूट जाए किसी तरीके से, यानी ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाए, तो वहां पर फिर आग बुझ जाएगा। पानी क्या करेगा, यही काम करेगा, जिस कारण से वहां आग बुझ जाएगा। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? यहां देखो, ये आवश्यकताएं हैं क्या क्या। पहला है ईंधन, दूसरा है वायु ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। तो यहां से क्वेश्चन बोलेगा कि 3 आवश्यक शर्तों को लिखे, किस चीज के लिए, तो आग उत्पन्न करने के लिए। यदि आग उत्पन्न करना है तो उसके लिए 3 आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, हमें उस प्रकार का ईंधन हमारे पास होना चाहिए। उस ईंधन को उस ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए भी सामान होना चाहिए, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए भी सामान होना चाहिए हमारे पास। फिर वायु होना चाहिए। यदि ये 3 चीजें हैं तो आग वहां पर जल सकता है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होता है। यहां से देखो, अब यहां से एक और नई बात हम लोगों ने सीखी। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा था कि यदि कहीं आग बुझाना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वहां पर वायु को हम लोग उस सामान से, उसके अगल बगल से वायु के संपर्क को हटा देंगे। यदि वायु नहीं रहेगा तो वहां पर आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन यहां पर एक और बोल रहा है कि जो चीज वहां पर जल रहा है उसका ताप को यदि हम लोग कम कर देंगे तब भी वहां पर आग बुझ जाएगा। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। भाई अधिकांश स्थिति में ईंधन को तो हटाया नहीं जा सकता। पूरा मान लो कहीं किसी रूम में आग लग गया है, सब कपड़े जल रहे हैं, तो घुस करके तुम कपड़े को ले जाओगे कि चलो भैया तुमको हटाते हैं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब संपूर्ण भवन को हटा दोगे वहां से नहीं ना, तो वो यहां पर बात बोल रहा है। चलो अब अग्निशामक का बात बोल रहा है। इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम लोग अच्छे से कोशिश करेंगे पढ़ने का। चलो यहां पर क्या बोल रहा है देखते चलो। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। ठीक है, सबसे ज्यादा जल का उपयोग कर रहे हैं, परंतु जल कभी कार्य कर पाता है, तभी कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी है। तो जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगेगी तो वहां पर जल क्या करेगा, अच्छे से कार्य करेगा। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि कर सकता है। अब यहां से नया क्वेश्चन है कि मान लो कि विद्युत उपकरणों में आग लगा है और तुम यहां पर पानी उसमें डाल रहे हो। यहां पर आग लगा है मान लो, और यहां पर पानी डाला जा रहा है। तो ये जो पानी जा रहा है यहां से होकर के विद्युत फिर जो पानी डाल रहा है उसको हानि पहुंचा सकता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए, ये तो एक बात हो गया। अब ये पहली बात। ये दूसरा बोल रहा है, अब बोल रहा है तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग सही नहीं है। 2 कारण हो गए।
पहला कारण हो गया कि यदि बिजली वाले वस्तु में आग लगा हुआ है तो यदि पानी से बुझा रहे हैं तो वहां पर जो लोग बुझा रहे हैं उनको हानि कर सकता है विद्युत धारा के कारण। दूसरा है कि तेल और पेट्रोल में यदि आग लगता है तो जल से बुझाना उसको भी बहुत मुश्किल होता है। तो इन दो कारणों से फिर कुछ और उपाय ढूंढना होगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, जल को मतलब आग को बुझा सकेंगे। समझ में आया? क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जल जो है तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील बोलता है पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक। ही तो पूरा पेज ही हो जा रहा है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ देखना। अब हम लोग बहुत सिंपल सिंपल चीज याद कर लेनी है, ध्यान से सुनो। तो यहां से यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि भाई जहां पर तेल या पेट्रोल में आग लगा हुआ है वहां पर पानी से उसको आग को बुझाया जाए तो क्या दिक्कत है, बुझाओ ना। तो तुम बोलना कि नहीं, वहां पर पानी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब पानी को डाला जाएगा तो पानी नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि पानी जो है उसका घनत्व ज्यादा होता है और जो तेल है वह ऊपर रह जाएगा। ये जो तेल है वह क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा, ऊपर की ओर ये तेल तुम्हारा तैरता हुआ रहेगा। ये देखो, ये ऊपर क्या हो गया, तेल हो गया। पानी कहाँ चला गया, नीचे, जल नीचे हो गया और तेल क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब इस कारण से क्या होगा कि यहां पर ये जो तेल है इसमें जो आग है वो लगा ही हुआ रहेगा। ये वाला कलर तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो यहां दिखा देता हूं, ये ऑरेंज कलर से ये जो आग लगा हुआ है वो तेल में, वो तो वैसे ही रहेगा, आग आग बुझेगा ही नहीं। इस कारण से यानी कि जल जो है वो आग बुझाने में सफल नहीं होगा। तो यहां पर एक और बुद्धि लगाया जाता है और यहां जल के जगह पर CO2 का उपयोग करते हैं। यह जो CO2 है यह क्या करता है, ये आग को बुझाने में मदद करेगा। यानी कि ये सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है विद्युत उपकरण में या फिर पेट्रोल में यदि आग लगता है तब। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जब पेट्रोल में आग लगेगा, तेल में आग लगेगा या विद्युत उपकरणों में आग लगेगा तो सबसे अच्छा अग्निशामक क्या होगा? तो आंसर है CO2। समझ में आ गया? अब देखो क्या बोल रहा है, बोलता है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो क्वेश्चन यहां से बोलेगा कि भाई CO2 को आग बुझाने में क्यों उपयोग करते हैं? तो इसका सेम टू सेम वैसे ही आंसर दे देंगे जैसे पानी के केस में दिया था कि जब CO2 से आग बुझाया जाता है तो होता क्या है कि CO2 उस पदार्थ को पूरी तरीके से लपेट लेगा और ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देगा, जिसके कारण फिर वहां आग बुझ जाएगा। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि भी नहीं पहुंचाता। चलो दूसरा भी फायदा यहां पर बता दिया गया कि यदि CO2 को उपयोग कर रहे हैं तो जो विद्युत उपकरण है उसमें पानी डालेंगे तब तो सब खराब हो जाएगा ना, लेकिन CO2 डालेंगे तो वो नहीं खराब होगा। इस तरीके से ये बोल रहा है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से लाएंगे? तुम बोलोगे फूंक देंगे, क्योंकि हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है ना 4%। ऐसा आंसर दोगे? नहीं, फूंक के नहीं बुझा सकते हो। उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? तो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में क्या किया जाता है, उच्च दाब पर भरा जाता है जिससे ये द्रव अवस्था में रहता है। ये तो याद होगा तुम्हें। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। यानी कि CO2 को यदि क्या बोल रहे हैं कि सिलेंडरों में भर दिया जाए कंप्रेस्ड करके यानी अधिक दाब पर, फिर ये CO2 निकलेगा तो आग को बुझा देगा। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। इसलिए CO2 को उत्तम अग्निशामक कहा जाता है। भाई क्वेश्चनों की बौछार हो रही है तो तुम एक लाइक नहीं दे सकते हो? एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और भी वीडियोस आ रहे हैं, उन वीडियोस को भी देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है ना। तो यहां से भाई एक क्वेश्चन आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो CO2 है वह जल से अच्छा अग्निशामक है, उत्तम अग्निशामक है, क्यों, ऐसा कुछ बताइए। तो इसका आंसर कुछ कर सकते हो। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका भी है। अभी तो CO2 को डायरेक्ट हम लोगों ने सिलेंडर में भर लिया था, अब क्या कह रहा है कि CO2 को हम लोग तुरंत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो बोलेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव आग के निकट इन पदार्थों की से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। तो CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के पाउडर का भारी मात्रा में क्या किया जाए, छिड़काव किया जाए। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेंगी। यदि आग के पास इसको छिड़काव किया जाएगा तो CO2 बाहर निकलेगा और फिर क्या होगा, वह आग को बुझा देगा। इस प्रकार से ये सारी बातें हैं जिसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब बात आती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बोलता है दहन के प्रकार। क्या क्या बात बोलता है, एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी तो बरतना है। गैस स्टोव की घुंडी नॉब को घुमाकर गैस को चालू कर दो। आप क्या देखेंगे, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। तो यहाँ पर दहन के प्रकार में सबसे पहला क्या हो गया हमारा, तीव्र दहन। जैसे कि जो ज्वलनशील पदार्थ है उसमें यदि हम उसके पास यदि हम लोग माचिस को ले जाते हैं या फिर उसको जलाते हैं किसी प्रकार से, तो वह बहुत ज़्यादा तेजी से जलने लगता है। इसे हम लोग तीव्र दहन कहेंगे। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, ये याद रखना है हमें। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो कि कमरे के ताप पर वायु के संपर्क में आकर जलने लगेगा। तो आंसर है फास्फोरस। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक जलने लगते हैं उसे हम लोग स्वतः दहन कहते हैं। तभी हम लोगों ने दो दहन पढ़ा, एक दहन क्या पढ़ा, तीव्र दहन, और दूसरा क्या पढ़ा, स्वतः दहन। अब यहां देखो, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड होते हैं और खदानों में लोग जो फंस जाते हैं उनकी बहुत लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं। तो ये स्वतः दहन का बात बता रहा है, घटना को बता रहा है। तो स्वतः दहन कहाँ हो सकता है, कोयले की खानों में हो सकता है, जंगल में हो सकता है, कभी आकाश से बिजली गिरने से होता है। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से भी होता है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व बोल रहा है कि आग को जरूर बुझाना है। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ाया तो जाता है, साथ में कुछ अच्छी बातें भी सिखाई जाती है जिन बातों को हम लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोलता है, हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्फोट कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा, पहला देखा क्या, तीव्र दहन, दूसरा देखा स्वतः दहन, और तीसरा क्या देख रहे हैं, विस्फोट। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। विस्फोट क्या होगा, विस्फोट क्या होगा बच्चा लोग, तो यह एक ऐसी आकस्मिक अभिक्रिया है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विस्फोट क्या है। तो यह एक ऐसी आकस्मिक अभिक्रिया है जिसके होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इसे हम लोग विस्फोट कहेंगे। और इस अभिक्रिया से एक बड़ी मात्रा में गैस भी निकलता है। क्या इतनी बातें तुम लिख सकते हो? बिल्कुल। तो ये सारी बातों को तुम्हें एग्जाम में लिखना चाहिए और अच्छे नंबर भी लाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दहन के कितने प्रकार पढ़े, 3 प्रकार। तो दहन के और भी प्रकार हो सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहला पढ़ा तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन, और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, विस्फोट।
तो ये सारी चीजें तुम्हें याद कर लेनी चाहिए, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी कभी पूछे। अब आ गया ज्वाला। क्या बोलता है? एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? जो ज्वाला हम लोग एलपीजी गैस का देखते हैं, क्या उसका रंग बता सकते हो? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अनुभव को याद करिए। तो अभी इस वीडियो में ही मैंने तुम्हें मैग्नीशियम रिबन जला करके भी दिखाया है कि किस प्रकार से श्वेत ज्वाला निकलती है। यदि आपको सारणी 4.2 की शेष वस्तु को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में भरिए। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर देख सकते हो, मोमबत्ती को जला करके, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी का तेल, लकड़ी का कोयला, इनको जला करके यहाँ पर जो ज्वाला किस तरीके का निकलता है उसे हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर मोमबत्ती तुम्हें पीला रंग का जलता दिखाई देगा, लेकिन इसमें अलग अलग जो रंग होंगे उसको आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखोगे कि जो हम लोग गैस का चूल्हा है, तो गैस जला रहे हैं तो उसका कैसा ज्वाला का रंग है, हल्का नीला तुम देखोगे। मिट्टी का तेल का लैंप देखोगे कि ये पीला पीला जलता है, ठीक है। मोमबत्ती और बंसन बर्नर की ज्वाला को यहाँ पर तुम देख सकते हो, यही है बंसन बर्नर, ये देख सकते हो। ज्वाला की संरचना, एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की यस अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट जलती मोमबत्ती माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघलता है। तो ये देखो, यही प्रयोग हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है। यहाँ पर इस तरीके से ये जो मोमबत्ती है इसको लेना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, हेलो 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 हेलो, बोलता है कंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। यहां पर देख सकते हो, चित्र में दिखाया भी हुआ है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक मोमबत्ती लेना है, उसको जलाना है और यहां पर एक पाइप लेना है, कांच का एक पाइप लेना है। और फिर इस कांच के पाइप में के ऊपर यहां देख सकते हो जलती हुई मोमबत्ती को लाना है। बोलेगा कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली को लाइए। मोमबत्ती नहीं, माचिस की तीली, मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होगी? तो तुम देखोगे जैसे ही माचिस का तीली लाएंगे यहां से भी एक ज्वाला उत्पन्न होने लगेगा। भाई ऐसा क्यों हुआ? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? तो उन सारे चीजों को यहाँ पर हमें आंसर किया गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब पाइप को मतलब कि जो कांच का पाइप है उसको ज्वाला के पास ले गया है तो दूसरे तरफ से यहां पर भी ज्वाला पकड़ ले रहा है। ये कैसे संभव है? तो बोलता है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो हम लोगों ने पाइप ले आया था तो दहन के समय ये जो हमारा क्या है मोम है, ये उसमें कुछ कण क्या हो गए, वाष्पित हो गए और ये वाष्पित कण फिर आगे की ओर यहाँ पर निकल रहे थे। और जैसे ही हम लोगों ने माचिस की तीली को यहाँ पर लाया तो वो फिर जलना प्रारंभ कर देता है। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो यही उदाहरण बता रहा है कि जैसे मिट्टी का जो तेल है और जो पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ये क्या करता है, ऊपर की ओर उठता है और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देख। तो उदाहरण के लिए बोलता है मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर, यानी ये जब ऊपर की ओर उठ रहा है, क्या हो रहा है ऊपर की ओर, यहाँ जो मोमबत्ती तुम्हें दिख रहा है इसका जो मोम है वह ऊपर की ओर उठेगा
और ऊपर की ओर उठ करके वाष्पित हो रहा है। क्या हो रहा है? वाष्पित हो रहा है दहन के समय। और यही जो वाष्पित इसके कण है वही ज्वाला का निर्माण करते हैं, वही ज्वाला, यही देखो इसी को ज्वाला करे। पहले ये समझो ये क्या है? ज्वाला है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और ना ही कोई ज्वाला देता है। यानी लकड़ी के कोयला को हम लोग जलाएंगे तो वहां पर कोई वाष्पन का प्रक्रिया नहीं होगा, मतलब वो जो ईंधन है वो वाष्पित नहीं हो रहा है। इस कारण वह वहां पर कोई ज्वाला भी हमें नहीं दिख रहा है। क्रियाकलाप 4.5 में, क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? तो यही तो हम लोगों ने अभी देखा था कि इस कांच की नली से होते हुए मोम का वाष्प क्या हो रहा है? ऊपर की ओर उठ रहा है, और जब माचिस की तीली लाते हैं तो वह आग पकड़ लेता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच का प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए, जो अभी मैं दिखा रहा हूं। उसे संडासी से लगभग 10 सेकेंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखेंगे? यहां देखो, इस चित्र में तुम अच्छे से इसको समझ सकते हो। क्या बोल रहा है कि यहां पर एक जलती हुई मोमबत्ती है, उसमें एक स्लाइड को इस प्रकार से लाना है, तो तुम देखोगे कि यहाँ अगल बगल ये काला हो जा रहा है। देख रहे हो? कांच की प्लेट या स्लाइड पर गोल काला एक धब्बा, वलय यानी कि रिंग बन जाता है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों का जमाव होता है। यानी कि जब हम लोग यहाँ पर मोमबत्ती जला रहे हैं या किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, तो यहाँ देखोगे कि सभी कार्बन के कण जल नहीं रहे हैं। वे कार्बन के कण जो जलते नहीं हैं वही क्या बनाते हैं? धुआं बनाते हैं। और ये जो काला काला धब्बा तुम्हें दिख रहा है उसी का दिख रहा है। तो इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा भी कर लिया है। इसको तुम इस प्रकार भी देख सकते हो, जब मोमबत्ती जलाएंगे और उसके ऊपर क्या करोगे? कुछ मान लो कड़ाही रख दो, तो ये कड़ाही क्या हो जाएगा? काला काला धब्बा पड़ जाएगा। या तुमने लैंप शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, लैंप या लालटेन तुम देखोगे तो लैंप या जो लालटेन होता है, ठीक है, उसका उसका जो कांच होता है, तो लैंप को यहाँ यदि हम जलाते हैं तो उसका जो कांच है उस पर काला काला पूरा ये जम जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये भी बिना जला हुआ कार्बन है जो कि वहां जम जाता है। इसी के साथ हम लोगों ने गैस के बर्नर का बात किया था कि जब गैस के बर्नर में अच्छे से छेद जो है सो बंद वगैरह हो जाएगा किसी कारण से, तो उसमें अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा। और यदि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ये जो तुम्हारा नीला रंग का फ्लेम है वो फिर पीला दिखने लगेगा। और यदि कोई बर्तन तुम उस पर चढ़ाते हो तो वो भी क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ऐसा तुम्हें जरूर अनुभव हुआ होगा, नहीं तो अपनी माँ से जाकर के तुम पूछ सकते हो। एक पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। इस तरीके से यहाँ रख सकते हो। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। ये तो तुमने देखा होगा कि भाई तार को या लोहे को जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ये ज्वाला में रखते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, यह क्या दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। तो ज्वाला के अब अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उन्हीं को हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला का सबसे बाहरी भाग को उस तक ले जाता है। क्यों ले जाता है? यहाँ देखो, उसके पहले ज्वाला के भाग को हम लोग देख लेते हैं। तो यदि तुम ज्वाला के भाग को देख लोगे तो सब चीज़ तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और इसको एकदम VVI है, क्या करना है? याद कर लेना है। तो ज्वाला में यहाँ 3 क्षेत्र को दिखाया गया। ये देखो अंदर का क्षेत्र जो कि ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है। और ये बोलता है कि बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है जो कि काला है, ये पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र बोलता है ये आंशिक दहन वाला क्षेत्र। ये देखो ये आंशिक दहन वाला क्षेत्र है जो कि दूसरा भाग है, बोलता है कि ये मध्य भाग है, ये पीला होता है। और ये तीसरा बोल रहा है कि ये पूर्ण रूप से यहाँ पर दहन हो जा रहा है, तो ये नीला रंग का क्षेत्र बना रहा है। और ये तीसरा क्षेत्र है जो कि पूर्ण रूप से दहन हो रहा है। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, यहाँ पर बहुत कम दहन हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा दहन हो रहा है और यहाँ सबसे ज़्यादा दहन हो रहा है।
तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ निकलेगा? अपना बुद्धि लगा कर बताओ तो जरा सा भाई। जहाँ सबसे ज़्यादा दहन हो रहा है, यानी इस नीला क्षेत्र का जो ताप है वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी तीसरे क्षेत्र का ताप सबसे ज़्यादा होगा। ये वाला क्या होगा? कम गर्म भाग होगा, और ये वाला क्या होगा? सबसे कम गर्म भाग हो गया। यानी कि 3 to 1 इसी प्रकार से होंगे। समझ गए? ये यदि तुम्हें याद है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बोलेगा कि एक ज्वाला है, मोमबत्ती की ज्वाला है, उसके विभिन्न क्षेत्रों को चित्र द्वारा दिखाइए, तो ये तुम दिखा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन तुमसे बोल सकता है कि एक मोमबत्ती को जलाया गया, उसकी जो ज्वाला है उसके 3 भाग कौन कौन से हैं, तो वो लिखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोमबत्ती को जब जलाया गया तो उसके सबसे ज़्यादा गर्म भाग कौन है, तो हम लोग बोलेंगे कि बाहर का जो नीला भाग है सबसे गर्म है। अब तुम बताओ, ये भाग सबसे नीला है, तो ये जो सोनार है ये क्या करता है? एक फुकनी रखता है। ये देखो, ये फुकनी रखेगा और यहाँ आग जल रहा है। इस फुकनी के द्वारा ये नीले भाग को अपने सोना और चांदी तक ले जाना चाहता है, जिससे कि वह सबसे गर्म भाग उसके सोने और चांदी तक पहुँचे और उसका सोना चांदी पिघल जाए, जो भी वो काम करना चाहता है अच्छे से कर पाए। ये ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या है? गर्म है। समझ में आ रहा है? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और यह है ईंधन क्या है। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए ऊष्मा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? लकड़ी है, काष्ठ, कोयला है। इन सब के बारे में हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था, ठीक है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि है। इन्हें हम लोग ईंधन के नाम से जानते हैं। ईंधन, अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई भी अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। ये भी हमारा VVI क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो एक अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग बना देंगे कि ये जो ईंधन है, सबसे पहला ये हमें क्या मिलना चाहिए? सहज, सुगमता पूर्वक मिलना चाहिए। ये हमें कैसे मिलना चाहिए? सुगमता पूर्वक, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा ईंधन मानेंगे। दूसरा, यह सस्ता भी होना चाहिए जिसे हम खरीद सके, और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है, यानी इसमें अच्छी ऊष्मा निकलनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट यही बना देंगे। चौथा पॉइंट बना देंगे कि यही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट बना दें कि यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। छठा पॉइंट बना देंगे कि इससे प्रदूषण कम होता है। सातवां पॉइंट बना देंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स हम बना सकते हैं खुद से ही, जो कि अच्छे ईंधन को बताता है। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। अब आदर्श ईंधन क्या है? वे ईंधन जो जिसमें सारे अच्छे गुण मौजूद हों, वही क्या कहलाएगा? एक आदर्श ईंधन कहलाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते हो सकते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनका सूची बनाइए। सारणी 4.3 की भांति उन्हें ठोस, द्रव और गैस में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कई बार किया है। हम लोगों ने ठोस ईंधन कोयला लिया है, लकड़ी लिया है, गोईठा लिया है जिसको उपले के नाम से भी जानते हैं, फिर काष्ठ कोयला लिया है। ये सब क्या है? ठोस ईंधन है। द्रव ईंधन तो जान ही रहे हो, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, और गैस में तो जान ही रहे हो, LPG है, CNG है। ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये है ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और LPG को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन सा ईंधन को चुनेंगे? 100% मैं तो यहाँ LPG को चुनूंगा। इसका कारण बताइए। इसका ये कारण है कि ये जो LPG है ये अच्छे से जलेगा, पूर्ण रूप से जलेगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा हमें देगा।
यानी कम मात्रा में ही एलपीजी का उपयोग करेंगे, ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मिलेगा। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? तो उत्तर है नहीं। कुछ ईंधन को हम लोग कम मात्रा में जलाएंगे तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और कुछ ईंधन को बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने पर वो कुछ ऊष्मा को उत्पन्न करता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। तो यही सब तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मान लो 1 किलो कोयला ले लेंगे, 1 किलो गोईठा ले लेंगे, 1 किलो एलपीजी लेंगे, तो अब इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा देगा? ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा में किस चीज से मिलेगा? एलपीजी गैस से मिलेगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि उसका ऊष्मीय मान क्या है? उच्च है, और ये एक अच्छा ईंधन हमारे लिए साबित होगा। तो अब यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? तो सीधा सा सरल सा आंसर है कि किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम को पूर्ण रूप से दहन करना है, और उससे जो ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होगी उसे हम लोग उसका ऊष्मीय मान कहेंगे। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन हो गया। अब मात्रक तो तुम समझ ही रहे हो, जैसे कि कोई भी चीज़ का वजन निकालना है तो केजी में उसका वजन हम लोग लेते हैं। किसी चीज दूरी को निकालना है तो किलोमीटर, मीटर, इस तरीके से दूरी का मात्रक लेते हैं। वैसे ही ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। यानी किलो जूल ये ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है, और केजी यानी कि प्रति केजी यहाँ पर बोल रहा है कि कितना किलोग्राम हम लोगों ने वह ईंधन लिया है, और दोनों को मिलाएंगे तो ये किलो जूल प्रति केजी, इस लाइन को बोलते हैं प्रति। तो किलो जूल यानी केजे प्रति केजी, यही है हमारा ऊष्मीय मान का मात्रक। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए गए हैं भाई, ये तो तुम्हें याद करना चाहिए यदि याद हो सके तो। देखो, गोबर के उपले बोल रहा है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति केजी, और लकड़ी बोल रहा है 17,000 से 22,000 प्रति के किलो जूल प्रति केजी। ये सब किलो जूल में बता रहा है, ये सब ऊर्जा क्या है? किलो जूल में बता रहा है। प्रति केजी यानी 1 केजी को जलाने पर इतनी ऊष्मा निकलेगी, 1 केजी को जलाने पर इतनी ऊष्मा निकलेगी, 1 केजी को जलाने पर इतनी ऊष्मा निकलेगी। तो ये तुम याद कर सकते हो। पेट्रोल में 45,000 किलो जूल, मिट्टी तेल में 45,000 किलो जूल, डीजल में 45,000 किलो जूल, तो ये तो लगभग बराबर हो गया तुम्हारा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेथेन बोलता है 50,000 किलो जूल, सीएनजी 50,000 किलो जूल, एलपीजी 55,000 किलो जूल, जैव गैस 35,000 से 40,000 किलो जूल, हाइड्रोजन 1,50,000 किलो जूल प्रति केजी। बार बार प्रति केजी लगाते जाना है, ये बात याद रखना। तो इतनी ऊष्मा ऊर्जा निकल रहा है सिर्फ 1 किलो को जलाने पे, यानी कि 1 किलो का पूर्ण रूप से दहन करने पे। तो इसे हमको याद रखना चाहिए। ईंधन से के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अब देखोगे, जो अलग अलग प्रकार के ईंधन है उसको जब हम लोग जलाते हैं तो हमें ऊष्मा ऊर्जा तो मिलती ही है, लेकिन साथ साथ कुछ अन्य उत्पाद भी मिलते हैं। जैसे मान लो कार्बन को हम लोग जलाएंगे, कोयला को, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो CO2 का निर्माण करता है, और साथ में इसमें ऊष्मा ऊर्जा तो मिल रहा है, तो ऊष्मा ऊर्जा के साथ साथ CO2 भी बन रहा है। अब ये अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा? ये प्रदूषण का कारण बन सकता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, जो लकड़ी है, कोयला है और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन, ये कार्बन ईंधन क्यों है? क्योंकि इनमें कार्बन पाया जाता है। पेट्रोल में भी कार्बन है, कोयले में भी और लकड़ी में भी। अब भला कार्बन क्यों है, इसका आंसर दे सकते हो? यदि दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो इसमें जो कुछ कार्बन के कण नहीं जलेंगे और ये कण जो हैं सो बाहर निकलेंगे। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो यदि तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए कि जो ईंधन के जलने के हानिकारक प्रभावों को लिखें, तो ये चीज तुम यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा क्या है,
इन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोक्साइड गैस बनता है। यह अत्यंत ही विषैला गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। ये VBI क्वेश्चन तुम्हारा एक और यहाँ पर ऐड हो जाता है कि ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है तो क्या बनता है। तो इसका उत्तर में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि कार्बन मोनोक्साइड बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि घर में हम लोग जो बोलते हैं ना कि बोरसी लेकर के नहीं सोना चाहिए, घर में हम लोगों को इस तरीके से बंद कमरे में कोई भी चीज़ को जला करके नहीं सोना चाहिए कार्बन को। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसको जलाने से क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड गैस बनेगा और कमरे यदि बंद है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा और जिससे कि कमरे में सो रहा व्यक्ति मर भी सकता है। इसी के साथ अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में CO2 की बढ़ोतरी होगी और ये CO2 की यदि पर्यावरण में बढ़ोतरी होगी तो ये CO2 क्या करता है, पृथ्वी के गर्मी को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब देखो, यदि CO2 का मात्रा बढ़ते जाएगा तो ये जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाएगा और ऊष्मा यदि बाहर नहीं जा पाएगा तो पृथ्वी और गर्म होता चला जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत हानिकारक होगा। वायु में CO2 गैस की अधिक मात्रा वैश्विक ऊष्मन का कारण बनती है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, बोलेगा कि वैश्विक ऊष्मन के कारण के गैस का नाम लिखें तो उसमें सबसे प्रमुख गैस है CO2। और भी गैसेस हैं लेकिन सबसे प्रमुख क्या है, CO2। इसके बाद बोलता है कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यदि कोयला को जलाएंगे या फिर डीजल को जलाएंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड निकलेगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा CO2 निकल ही रहा है, SO2 निकलेगा, इसी तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलेगा। ये सारे ऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर निकलेंगे और निकल कर ये कहाँ चले जाएंगे, तो वायुमंडल में चले जाएंगे और वायुमंडल से ये सब H2O से रिएक्शन करेंगे, यानी जल से रिएक्शन करेंगे और जल से रिएक्शन करके ये अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल। और यही अम्ल फिर बारिश के रूप में हमारे पृथ्वी पर जब बरसता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। समझ गए, इतनी सिंपल सिंपल बातें हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि कोयला वगैरह जलाएंगे तो CO2 बनेगा, डीजल को जलाएंगे तो SO2 भी बन रहा है, उसमें साथ साथ NO2 भी बन रहा है। NO2 और NO के अलग अलग NOx बोलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के अलग अलग यहाँ पर ऑक्साइड बनेंगे। ये सारे वायुमंडल में चले जाएंगे, वहाँ जल से अभिक्रिया करेंगे और जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाएंगे और वह जब अम्ल हमारे पृथ्वी पर बरसेगा तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर, यहाँ पर सिर्फ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बताया गया है लेकिन CO2 भी ऐसा कर सकता है, तथा अम्ल बनाते हैं और वो बारिश के साथ बरसेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। अब बताओ, ये जो बारिश हो रहा है उसमें अम्ल बरसना शुरू कर दे तो सोचो कि क्या होगा, बहुत हानि होगा। यदि वो जल में मिल जाएगा तो जो जलीय जीव है उनकी क्या हालत होगी, सोच सकते हो। इससे फसलों पर ये होगा तो फसलों को हानि करेगा, भवनों पर होगा तो भवनों को नुकसान करेगा, मिट्टी में होगा तो मिट्टी को नुकसान करेगा, पानी वाले मतलब कि जलीय क्षेत्रों में होगा तो जलीय जंतुओं को हानि करेगा, इसलिए बहुत हानिकारक होता है। तो यहाँ से तो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं या किस प्रकार से हानि करता है। और भी देखो, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG अच्छा ईंधन है और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि CNG को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छ ईंधन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये तुम यहाँ आंसर कर सकते हो, क्योंकि इससे कम प्रदूषक बनते हैं।
नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है वो कम मात्रा में बनते हैं। वाह क्या बात है, हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मैं तब से इंतजार कर रहा था कि कब समाप्त होगा। तो भाई कैसा लगा तुम्हारा ये चैप्टर? ये देखो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को भी मैंने बहुत अच्छे से डील किया है। तो क्या एक लाइक नहीं बन रहा है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सारे वीडियोस आ रहे हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। यदि तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो और भी बच्चों को जोड़ने का कोशिश करना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं वीडियोस नहीं बना पाता उन बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं, क्योंकि भाई उतने सब्सक्राइबर ही नहीं है हमारे। तो सब्सक्राइब भी कर लो, अन्य बच्चों को भी बताओ, ताकि मैं ऑब्जेक्टिव का अलग अलग सीरीज तुम्हारी लेकर आऊँ। ठीक है, तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो। जो भी बात है तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। धन्यवाद।